नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार शरीफ के अक़लियती समाज के हालात के बारे में, ख़ास तौर से अक़लियतों के उस हिस्से के बारे में जिसके मसले को हल करने का दावा सरकारें लगातार करती रही है। बावजूद इसके समाज का वो हिस्सा आज भी खस्ताहाली के साथ अपना वक्त काटता है। आइए जानते हैं बिहार शरीफ के अक़लियतों के हालात हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। राजधानी पटना से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर स्थित ये नालंदा ज़िले का हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ में अक़लियतों की आबादी करीब 25% है। यहाँ अक़लियतों का एक तबका खुशियों से करीब है, लेकिन बड़ा तबका आज भी बेबसी और तंगहाली के साथ जीने पर मजबूर है। हम 21वीं सदी की चमकती दुनिया के चाहे जितने भी किस्से सुनाएं, लेकिन यहाँ उन किस्सों का कोई असर नहीं है। यहाँ तो सिर्फ रोटी का सवाल है, वो भी काफ़ी मुश्किल से मिलती है। नालंदा को देश के नक्शे पर एक अलग मुकाम हासिल है। यही वो इलाका है जिसकी वादियों से सूफीज़्म की खुशबू परवान चढ़ी थी। शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की खानकाहें आज भी उस दौर की याद ताज़ा करती है। ज़िले के अमन व अमान पर आज भी वो रंग चढ़ा है जिसे भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भावना कहा जाता है। उधर इसी शहर में ये लोग भी रहते हैं जो तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से बेहद खस्ताहाल हैं। अक़लियत के इलाके की रोड इतने ख़राब हैं। यहाँ अक़लियत के बच्चों को बेरोज़गारी है। यहाँ पे स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, और स्कूल भी है तो उसमें पढ़ाई नहीं होती है। जिन बच्चों को मदरसों में या स्कूल में होना चाहिए, वो बच्चे कीचड़ में और कचरा उठाते हुए आपको मिलेंगे। चाह कर भी वो गार्जियन हजरात अपने बच्चों को मदरसा या स्कूल नहीं भेज पाते हैं, चूँकि माशी तौर पर इतने वो बदहाली के शिकार हैं कि वो बच्चों की ज़रूरियात पूरी करेंगे या बच्चों की तालीम पर खर्च करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि तालीमी बेदारी उनके अंदर लाई जाए। अभी तालीमी बेदारी के तई सरकार भी काफ़ी हद तक संजीदा है, बहुत सारी स्कीमें चला रही हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि उनके अंदर भी बेदारी आए और जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हर एक तंजीम को जो फलाही काम करती है उनको भी आगे आना चाहिए। जानकारों के मुताबिक सूबा तो तब तरक्की की रफ्तार का हिस्सा बनेगा जब आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के विकास की भी बात की जाएगी। ऐसे लोगों के मसले को भी हल कराया जाएगा जो शहर में रहने के बाद भी पीने के पानी का मोहताज हैं। आमतौर पर गांव में रहने वाले लोगों के बुनियादी सहूलतों पर बहसें होती हैं। यहाँ तो ये शहर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन पीने के पानी का मोहताज हैं। 150 घर पर एक चापाकल है। इतनी भी मालियत नहीं है कि घर में एक चापाकल लगा लें। हम लोग के इधर गली नहीं सही बना हुआ, हम लोग के गली चाहिए, पानी नहीं है, पानी चाहिए, रोज रास्ता नहीं क्लियर निकला हुआ, हम लोग को चाहिए। न तो जधर तधर पानी पड़ता है तो घर में सबको घुस जाता है बरसात। जी हाँ, पानी लेके जा रहे पीने के लिए, पानी नहीं, कल पर से ले जा रहे, दूसरा के घर से ला रहे पानी हम पीने के लिए। घर में पानी नहीं है, नल नहीं है तो क्या कर जाता है, मजबूरी पर हम लोग के दूसरे घर से ला रहे हैं पानी। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, सब लोग रात में सो नहीं पाते हैं। 200 घर में एगो चापाकल है। देखिए, सिर्फ यही सिंह मोहल्ला में चापाकल है सर, बाकी और कहीं पे नहीं चापाकल है। छज्जू मोहल्ला में रहने वाले लोग फेरी करते हैं, बीड़ी बनाते हैं या रिक्शा व ठेला चलाकर जिंदगी के रंगों के साथ जीने की कोशिश करते हैं। यहाँ कई लोग हैं जो इसी काम को करने के लिए महाजनों से कर्ज लिए हैं। पूरे दिन काम करते हैं तो घर का चूल्हा जलता है और सूद देने के लिए कुछ पैसों का भी इंतजाम हो जाता है। गरीब आदमी है और यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए सब अपने पूंजी बढ़ाने के लिए 10,000 15,000 लोन उठाता है। वो भी प्राइवेट लोन है, कोई सरकारी लोन नहीं, प्राइवेट लोन है। वो प्राइवेट लोन लेता है और सूद और मूर के साथ मतलब उसको वापस भी देना पड़ता है। हम लोग को सरकारी लोन कुछ नहीं है। वार्ड कमिश्नर आता है, वोट मांगता है, हमारा टोपी का लाज रखिए, हमारा दाढ़ी का लाज रखिए, हम लोग उसका लाज रख लेते हैं, इसलिए कि हमारा मुसलमान भाई है। किसी हाल से जीते कि ताकि आगे हम लोग का भी सर गर्व से ऊंचा हो। बाकी गर्व से ऊंचा क्या होगा कि और हम लोग नाली में फेंका जाते हैं। मसला नौजवानों का भी है।
इस उम्र में कर्ज के बोझ से लदे हैं, नहीं पढ़ पाने का गम उनके चेहरे पर साफ दिखता है, लेकिन ऑटो और रिक्शा चलाकर कम से कम दाल रोटी का इंतज़ाम हो जाता है। वो उसी पर खुश हैं। सिर्फ ये अपील करते हैं कि खुद का काम करने के लिए सरकारी सतह से लोन मिल जाता तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती। जिंदगी खराब हो गया, पढ़ना चाहते थे, यही सब कारण हुआ। गरीबी के वजह से, या टेम्पू चलाते तो उनने से ट्रैफिक मारता है, उनने से वो गाली देता है, वो बात कहता है। मजबूरी का हाल में चला रहे हैं। गरीबी के लेके पढ़ नहीं सकें और कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग के एरिया में। कोई तरह का ही नहीं है, ना कुछ का, ना स्कूल का, ना पानी का, किसी का कोई नहीं है। हम लोग पढ़ना चाह के भी नहीं पढ़ सके, कुछ व्यवस्था नहीं इधर। यहाँ सबसे बड़ा मसला इन महिलाओं का है। महिला सशक्तिकरण की खूब चर्चा होती है। महानगरों में बड़े बड़े एसी हॉल में विद्वानों के साथ सियासी लोग भी महिलाओं की हालत को बेहतर बनाने का मंसूबा बनाते हैं, लेकिन ज़मीन पर उन मंसूबों की आहट भी नहीं पहुंच पाती है। अगर इस सिलसिले में कुछ काम हुआ रहता तो महिलाओं की ये हालत नहीं होती। छोटा छोटा बाल बच्चा रिक्शा कमा के आवेगा तभी आश्रम है कि आवेगा तब पकावेंगे, नहीं भाड़ा चलेगा तो ऐसी भूखा बैठे रहेंगे। क्या करें गरीब आदमी? अब बाल बच्चा कहाँ से कपड़ा लत्ता पहन लेगा, चाहे खा लेगा पी लेगा। यहाँ ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित हैं। शौहर दिहाड़ी मजदूरी करता है और वो घर में बच्चों को संभालने के अलावा बीड़ी बनाती हैं या फिर वो भी मजदूरी करती हैं। रेहाना 3 बच्चों की माँ है। उनसे पूछा कि सरकार की तरफ से आपको किसी तरह की कोई मदद मिली है। इतना सुनते ही रेहाना की आंखों से आंसू छलक आए। बोली कि किसी ने मदद नहीं की है। शौहर काम करता है और वो भी मजदूरी करती है, तब जिंदगी चल पाती है। जिंदगी को गुजारना कितना मुश्किल काम है, रेहाना के आंखों में भरा ये आंसू साफ बताता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या यही महिला सशक्तिकरण का नारा है? एयर कंडीशन कमरों के मंसूबे महिलाओं की हालत बदल पाती तो रेहाना और इन जैसी महिलाओं का ये हश्र नहीं होता। छोटा छोटा बाल बच्चा है सर, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, गरीब है सब कुछ। हम लोग आधा जल का बरताना है, मोहल्ला में कुछ भी नहीं होता है, समझे? हम लोग को दिल से पूछिए कितना हम लोग का दिल पर बीतता है। छोटा छोटा बाल बच्चा कुछ भी नहीं है हम लोग के पास। राशन भी देता है, कार्ड भी जिसका राशन का तो वो भी नहीं देता है। ये अफसाना है। अफसाना की 3 बेटियां जवान हैं। पैसा नहीं है कि शादी की बात चलाएं। पूरे दिन इस फिक्र में रहती हैं कि बेटियों की शादी कैसे होगी। ऊपर से उनका मोहल्ला गंदगी के ढेर पर है, चारों तरफ बदबू का अंबार है। कोई अच्छा रिश्ता भी उनकी गलियों तक शायद पहुंच पाए, ये सोचकर उनका दिल बैठा जाता है। शौहर मजदूरी करता है, वो घर से बाहर रहता है, लेकिन घर की असल मुश्किल तो इन महिलाओं को ही उठानी पड़ती है। जिसके पास पैसा रहेगा तो वो स्कूल भेजेगा, जिसके पास नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? घर में बैठावेगा। गरीब लोग क्या करेगा बोलिए? नहीं, हम लोग कहाँ से पढ़ावेंगे? हम लोग गरीब है, वो 4 गो बेटी जवान है, क्या करेंगे बोलिए? खाना घर के खाना पूरा होगा कि अब स्कूल करेंगे कि जवान बेटी के ब्याह करेंगे बोलिए? ये सीएम का आबाई वतन है, लिहाजा लोगों को सीएम से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के साथ ही अक़लियती संगठनें कभी इस समाज के मसले को हल करने की ठोस कोशिश नहीं कर सकी है। लिहाजा उनके मसले बदस्तूर कायम हैं। जानकार कहते हैं कि इस सिलसिले में सरकार की तरफ से मुनासिब कार्रवाई हो तो इस समाज के भी मसले हल हो सकते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार शरीफ के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। जानकार कहते हैं कि कभी उनका ज़िला दूसरे इलाके के लोगों को रोज़गार फराहम करता था, लेकिन आज खुद उनके ज़िले के ही लोग बेरोज़गार हो गए हैं। बीड़ी बनाने के साथ ही चप्पल जूता बनाने का उद्योग खस्ताहाली के कगार पर खड़ा है, लेकिन सियासी क़ुव्वत कभी इस तरफ गौर करने की जहमत नहीं करती है। कभी बिहार शरीफ में अक़लियतों का बड़ा हिस्सा बीड़ी और चप्पल जूतों के कारोबार पर निर्भर करता था। हालांकि आज भी वो काम चल रहा है, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी कम हो गई है। साजिद और उनकी बीवी दोनों मिलकर रोज 1,500 बीड़ी बना लेते हैं। बीड़ी से आया पैसा बच्चों की तालीम के साथ ही घर को चलाने पर खर्च होता है। मुश्किल से एक दिन में 144 रुपया कमा पाते हैं, उसी से जिंदगी चलती है। बीड़ी बनाते हैं और खाते हैं। आपसे भी कम नजर अब देता है। और हम लोगों को ऐसा लाभू है नहीं। मिलजुल करके बीड़ी बनाते हैं और खाते हैं। कोई ऐसा अभी कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता है,
कहीं का भी नहीं, कोई सहारा नहीं है आगे पीछे, और बस वही बीड़ी बनाते दोनों मिलके खाते हैं और खाते हैं। सख्त गर्मियों के मौसम में घर में बंद होकर बीड़ी बना रही इन महिलाओं के भी सपने हैं, लेकिन सपने कितने पूरे होते होंगे ये तस्वीरें उसका पता बताती है। सर हम लोग का यहाँ बीड़ी का पीएफ भी है, पीएफ मिलता था तो कुछ गरीब का सहारा भी होता है, कोई रोजगार करते हैं। अब बीड़ी का मजदूरी भी कम, सूखा पत्ता भी कम मिलता है, रोते हैं और का बीड़ी बनाते हैं रोते हैं। पेट में खाओ तो कपड़ा नहीं, कपड़ा खाओ तो पेट में नहीं, बीमारी पड़ेगा तब बगैर पैसा का मर जाएगा। बीड़ी बनाते हैं 70-80 रुपये होता है, बस यही कमाते हैं। मर्दाना टेंट में काम करते हैं, डेकोरेशन वाला काम करते हैं, बस इसी में जी रहे हैं दाल रोटी खा के। कभी बिहार शरीफ में जूता और चप्पल बनाने का बड़ा उद्योग हुआ करता था। कहते हैं कि 1980 के बाद चप्पल बनाने वाले कारखानों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ, लेकिन 2010 के बाद से ये काम धीरे धीरे बंद होने लगा। पहले यहाँ 500 से ज़्यादा कारखाने थे और हज़ारों लोगों की दाल रोटी इसी कारोबार से चलती थी, लेकिन चीन और मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ता असर उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाता गया। अब कारीगर पूरे दिन चप्पल बनाते हैं तो किसी तरह से 100 से 150 रुपए की कमाई हो पाती है। चप्पलों में कोई ऐसा लाभ नहीं है, बस रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है यूं ही गुजर रही है। आज काम होता है, कल काम नहीं मिलता है, इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। कल किसान अपना आत्महत्या देने पर मजबूर है। इस तरह से हम लोग का चप्पलिया का इतना बुरा हाल है कि वो लोग भी ऐसा काम कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनी आ गया है, उस वजह से जनता हम लोगों का माल अब नहीं उतरा चल। और बिहार शरीफ में इतनी परेशानी मजदूर है कि वो खाने के लिए परेशान है। अब सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, न पीएफ हम लोग का न कुछ है। बाल बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, अपने क्या खाएंगे। चप्पल बनाने वाले लोगों के मुताबिक उनके पास पैसे की कमी थी, ऊपर से उन्हें टैक्स के दायरे में रखा गया, बाजार था नहीं, लिहाजा विकास का रास्ता नहीं मिल सका और नुकसान झेलने के बाद लोग इन गलियों से निकलकर महानगरों का दरवाजा खटखटाने लगे। पलायन से भी उनकी तस्वीर नहीं बदली। इस काम से अलविदा करने के बाद भी उनकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ। चप्पल उद्योग में जो छोटे छोटे घरों में कारखाने करते थे, 4 कारीगर 10 कारीगर, वो फेल हो रहा है। क्योंकि चाइना का चप्पल, प्लास्टिक का चप्पल कीमती वो बाज़ार में आ गया है, इसकी लागत नहीं मिल पाती है। लेदर का कीमत बढ़ गया है और मजदूरी नहीं है। लोग छोड़ करके जा रहे हैं सूरत, लोग छोड़ के जा रहे हैं केरल, तो केरल में उद्योग अभी अच्छा है। चप्पल के कारोबार से जुड़े ये नौजवान बच्चे हैं, काम भी करते हैं और उसी से अपनी तालीम का खर्च भी निकालते हैं। इसे बदलाव कहा जा सकता है। अब ऐसे लोग चप्पलों के कारोबार को छोड़कर तालीम से करीब हो रहे हैं, कुछ बनने की आस में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इस तरह के हौसले सभी बच्चों में नहीं हैं। जी हम पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम घर में अकेले हैं, ना हमारे पापा हैं ना हमारे भाई हैं, इसलिए हम काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। कितना मतलब इससे आमदनी हो जाती है? 100-150 लगभग। तो मौसमी काम है सर, गर्मी के दिनों में अच्छा काम हो जाता है, दिन बड़ी रहती है और मौसम भी ठीक रहता है तो सूख जाता है। बस इसमें बारिश आने पर बहुत दिक्कत होता है, इसमें मौसमी बेरोज़गारी आ जाती है और हम लोग इसके वजह से पढ़ भी उतना नहीं पाए हैं और गरीबी की वजह से इसमें ज़्यादा नहीं, दिन भर काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपया हो जाता है। हालांकि बिहार शरीफ तालीम के मामले में काफ़ी बेदार रहा है। अक़लियती आबादी भी वक्त बदलने के साथ साथ तालीम से करीब हो रही है, लेकिन उसकी रफ्तार बेहद सुस्त है। जानकार कहते हैं कि गरीबी और बेबसी के कारण आखिरी पायदान पर खड़ी ये आबादी तालीम से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाती है, जबकि इस सिलसिले में भी दावे काफ़ी किए जाते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार शरीफ के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। अक़लियती समाज के मसले को हल करने के लिए कई स्कीमें भी चलाई जा रही है, लेकिन इस इलाके के मसले को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों के नाम पर स्कीमें बनाई जाती है उन तक उसका फ़ायदा भी पहुंचता है। जाहिर है ये गौर करने वाली बात है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार भी इस मसले पर गौर करेगी। अक़लियती समाज के विकास के नाम पर दर्जनों स्कीमें चलाई तो जा रही है, लेकिन जानकार कहते हैं कि सरकार की स्कीमों का बहुत फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। उधर ज़िले में सोगरा वक्फ एस्टेट है जिसकी मालियत खरबों में है। एस्टेट के मुतवल्ली की माने
तो मुस्लिम समाज की गरीब आबादी के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। मुतवली कहते हैं कि ख़ास तौर से तालीम के सिलसिले में वक्फ एस्टेट बेहद संजीदा है। समस्तीपुर में 650 बीघा ज़मीन बीबी सोगरा मरहुमा का है, जो कि 1972 से कोई भी मुतवल्ली उस सरजमीन पर नहीं गया। 1972 के बाद पहला वो शख्स है कि मैं उस सरजमीन पर गया, उस तो ज़मीन को देखा, मैंने वहाँ के डीएम से बात की, मैंने वहाँ कागज़ पत्र निकलवाया, वहाँ कब्ज़े की दखल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ एक प्लॉट है 71 बीघे का, लबे सड़क 71 बीघे का, जिसमें मेरी अपनी ख्वाहिश है कि वहाँ एक मेडिकल कॉलेज कायम हो, यूनिवर्सिटी कायम हो, बड़े इदारा हो। अल्लाह अगर उसको अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो इंशाल्लाह होगा और मेडिकल कॉलेज खुलेगा वहाँ। उधर सोगरा वक्फ एस्टेट के सदस्यों के मुताबिक वक्फ की ज़मीनें कब्ज़े की शिकार है, लेकिन इस सिलसिले में पटना का वक्फ बोर्ड कोई ख़ास मदद नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि उन्हें बार बार अपील की जाती है, लेकिन हर बार मायूसी उठानी पड़ती है। अब वक्फ की दुकानों के साथ एग्रीमेंट कराना ज़रूरी है। 2013 के अमेंडमेंट में यह है कि साहब आपको एग्रीमेंट, तो अब हम लोग जब उनको एग्रीमेंट करने के लिए कह रहे हैं तो कुछ लोग किए, कुछ लोग नहीं किए, कुछ लोग पॉलिटिक्स किए, तो हम लोगों ने उनके खिलाफ़ बोर्ड को लेटर लिखा है। आज कई महीने हो गए, उसका जवाब अब तक हमको नहीं आया। एक बार नोटिस गया, उस पर भी कोई खास कार्रवाई अभी नहीं हुई। अगर ये धीमी गति से चलता रहा तो हम 10 बरस में भी इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। जानकारों की माने तो सरकार के साथ ही समाजी संगठनें अक़लियतों की इन मुश्किलों को हल करने के सिलसिले में कभी ठोस काम करना ज़रूरी नहीं समझती हैं। लिहाजा आज भी ज़्यादातर लोग छोटा मोटा काम कर किसी तरह जीने की जद्दोजहद करते हैं या फिर यहाँ से पलायन कर जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल इन बच्चों का है। ये बच्चे यूं ही खेलते हुए बड़े हो रहे हैं, कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं, किसी तरह का कोई मंसूबा नहीं है। गरीबी है, बीमारी है, लेकिन ये बच्चे भी देश के भविष्य हैं। छोटी उम्रों में ही काम करने पर मजबूर हैं। जो काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से गलियों में खेलते नजर आते हैं। कि बिलखुसूस हम मुस्लिम अक़लियतों की बात करते हैं कि ये इक़्तिसादी मसाइल से दो चार है, समाजी मसाइल से ये दो चार है, तालीमी मसाइल से दो चार है। गर्ज़ ये कि हर तरह के मसलों से ये कौम दो चार है, तमाम तरह के। अगर इसकी मालियात पे, इसकी इकोनॉमी पे आप नज़र डालेंगे तो इससे बदहाल कोई दूसरी कौम नहीं मिलेगी। और इसकी बदहाली का एक अंदाज़ा ये लगाइए कि हम अपने स्कूल में एडमिशन जो लेते हैं तो उसमें गरीब गुरबा के बच्चे सब आते हैं। टोटल फ़ीस लगभग हम लोग 120 रुपया लेते हैं। वो 120 रुपया भी बेयर करने के काबिल इसके बच्चे नहीं होते हैं, उसके गार्जियन नहीं होते हैं। तो तालीम जैसे अहम काम के लिए 120 रुपया निकालना भी जिस कौम के लिए मुश्किल हो जाए, तो उस कौम के सिलसिले में मेरे ख्याल से कुछ किया जाना चाहिए। लोग बताते हैं कि चुनाव के समय सभी सियासी पार्टियों के लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं। यकीनन कई दिग्गज शख्सियतें भी इन तंग गलियों की कराहती और बेबस आबादी से मिलने आए होंगे, लेकिन वोट के अलावा उन्हें उनके जंजाल से क्या मतलब। अगर मतलब रहा होता तो उनके गलियों की तंगहाल सड़कें भी बन गई होती, कुछ साफ माहौल होता, पीने के पानी का इंतज़ाम भी होता, कूड़े के ढेर भी हटाए गए होते, इन बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूलें भी खोली गई होती और महिलाओं की बेबस जिंदगी में भी खुशियों का चिराग रोशन होता। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी सियासत बुलंद बांग दावे करती नहीं थकती है। जानकार कहते हैं कि ऐसे मसले सूबे की तरक्की में बड़ी रुकावट बनते हैं। उनके मुताबिक इन मुश्किलों का हल भी तलाश करना होगा, तभी तरक्की की राहें हमवार होंगी। हम लोग मदरसे वाले हैं, हम लोगों को वैसे ही पैसा कम मिलता है, तो हम लोग अपने बच्चों को सिवाय ऐसे के मदरसे में पढ़ाए हैं या बस मैट्रिक IAS करा के ख़त्म कर दें। कोई टेक्निकल नहीं कर सकता है, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इसलिए कि पैसे नहीं। और यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इस तरह के हैं नहीं, जो कुछ हैं तो प्राइवेट हैं, तो उसमें काफ़ी पैसे लगते हैं, वो हम लोग नहीं अदा कर सकते हैं। तो ये सब मसाइल हैं। जब वोट की बारी आती है तो हमको एक नहीं इस्तेमाल करता है, सबको इस्तेमाल करता है। तो अब हम करते क्या है कि पहले मुत्तहिद होकर किसी के हिमायत में जाके इस्तेमाल होते थे, और अब मुंतशिर होकर के हम मुस्तमल हम हो रहे हैं, यानी हमारा इस्तेमाल हो रहा है कुछ उस पार्टी। नतीजा क्या हुआ कि सियासी तौर पे वज़न व विकार और घटा, और जब सियासी तौर पे किसी कौम का वज़न व विकार घटेगा तो उसका इदबार, उसका ज़वाल तो आएगा और सियासी पार्टियाँ उसका इस्तेसाल करेंगी। ये समाज अपने रहनुमाओं को भी कटघरे में खड़ा करता है।
सरकार से भी वफा की उम्मीद करता है। बावजूद इसके कि दर्जनों बार एतबार टूटा है, फिर भी लोगों की उम्मीदें अभी बाकी है। ये साल भी चुनाव का है। जानकार कहते हैं कि सरकार उनके मसले पर गंभीर हुई तो इस समाज के ये गंभीर मसले भी हल हो जाएंगे। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।